बेंचर्स के लिए कोई सीट नहीं है, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो दुनिया में जितना भी एंटरप्रेन्योर है, आपको बता दूं, टॉप से टॉप या बॉटम टू बॉटम जो एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सब बैक बेंचर्स है, जो पीछे बेंच पे बैठे हुए होते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी अपने टाइम में सबसे पीछे बेंच में बैठे रहता था, हर स्कूलिंग में, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और इसमें, क्योंकि टीचर्स जो है सामने जो बैठे वो बच्चों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होता था। तो हम लोग टीचर्स का गलती नहीं है, उनका अट्रैक्शन हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम लोग पीछे जाके चुप के बैठते थे। इसीलिए पीछे बैठना कोई गुनाह नहीं है, पीछे बैठने से उनका एक स्किल है। देखिए, हर उंगली बराबर नहीं है, 5 उंगली सबको हम लोग उंगली बोलता है, बट इसका सबका डिफरेंस है। इसी तरह हर लोगों का एक अपना एक विचारधारा रहता है, एक टारगेट रहता है। कोई सर्वेंट बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन मैं आज इधर प्रेजेंट हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि एंटरप्रेन्योर से अच्छा कोई भी आत्मसम्मान का नहीं है। चाहे आप सिविल सर्विस हो, चाहे आप कोई भी सर्विस में आ जाए, आप एक आदमी को जॉब नहीं दे सकता। आप खाली आप खुद एक जॉब सर्वेंट बनकर रह जाएगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए, चाहे डीजीपी बन जाए, चाहे प्रिंसिपल बन जाए। आप सिर्फ क्या है, सिर्फ एक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। बट ये है पावर एंजॉय करता है, पोजीशन को एंजॉय करता है। एंटरप्रेन्योर क्या है कि आप, जैसे हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना कि आप एक ठेला लगा लो, पकौड़ा बना लो। हम चैलेंज के साथ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप एक पकौड़ा भी काउंटर पे लगा दें, आपका स्कूल का बाहर में या बाहर में या फुचका भी बनाता है, शाम को घर जाएगा 10,000 रुपये कमा के घर जाएगा। जो कि जो सर्वेंट है वो जो भी नौकरी करेगा वो 10,000 रुपये एक दिन में नहीं हो सकेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर तो बेस्ट ही है। आप अपने आप में आपको अच्छा लगने लगेगा जब आप लगेगा कि आपके अंडर में 10 आदमी, 15 आदमी, एक अगर 5 दुकान भी खोले तो एक आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जो हमारे सर्वेंट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, जब बड़े बड़े ऑफिसर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता है, तो लोग बहुत ज्यादा है तो अपने लिए एक घर में कुक रख सकता है अपना पैसा में। बाकी सरकार की फैसिलिटीज जो मिलता है वो अलग है। तो आप एक ठेला लगा ले, समोसा के लगा ले, पान दुकान खोल दे, कोई होटल खोल दे, रेस्टोरेंट खोल दे, आप ट्रैवल एजेंसी खोल दे, कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने से आपको बाद में सेटिस्फेक्शन लगेगा कि मेरे अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं, हम इतने फैमिली को पाल रहे हैं। अभी जैसा कि बताया, मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट किया था 87 में क्लरिकल जॉब में, एक 8 साल के करीब जॉब किया। फिर मेरे को लगा कि इसमें मेरे को फ्यूचर नहीं है, कोई ये नहीं है, अपने आप में एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब में। मैं क्या जाके 8:30 बजे ऑफिस में बैठेगा, 4:30 बजे घर जाएगा, इससे कुछ होता नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, सरकारी नौकरी होने के बावजूद, मेरी फैमिली मेंबर्स को अपोज करने के बावजूद मैंने रिजाइन कर दिया स्टेट पे। रिजाइन करके सोचा कि आप कुछ करो, जब तक ये नौकरी है तब तक वो कुछ कर नहीं सकेगा। इस स्टेज से मैंने स्टार्ट किया। आज मेरे पास प्राउड से बोलता है कि 100 रेगुलर एम्प्लॉइज है मेरे पास में, जो परमानेंट है, जिसका ईपीएफ करता है, जिसका ईएसआई में स्कीम्स में, वो परमानेंट एम्प्लॉय है। करीब जिस सबका जो टर्म में 10 साल से 20 साल तक का मेरे पास काम किया है। और प्राउडली हम बोलते हैं कि मेरे पास में 1.5 लाख रुपया सैलरी ड्रॉ करने वाला स्टाफ भी है, जो कि आप कोई भी सरकारी इसमें जाने से आपको 1.5 लाख रुपये का जो आज के डेट में सैलरी ड्रॉ करने वाला बहुत कम लोग मिलेगा। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनने से आपको 100 आदमी का मतलब है, हम सोचते हैं कि हम 100 फैमिली पाल रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉय के पास में अगर 4 जन है तो 400 जन मेरे भरोसे हैं। मेरे को तो ये अपना जीवन जीने के लिए क्या है, जैसे आप लोगों की तरह मेरे को 50,000 रुपये से ऊपर मेरा महीने का खर्चा नहीं है। 50,000 रुपये तो हम घर में बैठने से कहीं से भी मेरा रेंट आएगा 2 लाख रुपये। बट हम ये 100 फैमिली पालने के लिए आज भी दिन रात मेहनत करता हूँ। दिन रात मेहनत में से एक एंटरप्रेन्योर जो मेहनत करता है, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, उसको उसका ड्यू रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। हम एंटरप्रेन्योर का मतलब है, हम खाली एक बिजनेस, छोटा सा आइलैंड है करके एक बिजनेस पे टिका हुआ नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस पे है, मैं कार डीलरशिप पे है, मैं मोटरसाइकिल डीलरशिप पे रखा हूँ, और मैं कंस्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी में क्लास 5 से स्टार्ट किया अपना कैरियर। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और जहाँ तक कि सिटी के मैक्सिमम रोड को कभी भी कोई वीआईपी का मूवमेंट आता है तो मेरे को ऑनलाइन टेंडर पार्टिसिपेट करके जो लॉस्ट होता है, कोई भी बैकडोर एंट्री से कोई काम नहीं मिलता है। हम लोग ऑनलाइन टेंडर से जिसका L1 होता है उसी को सरकार अवार्ड करता है। पारदर्शिता आगे प्योरली पारदर्शिता में काम करता है। तो मेरे को ये मौका मिलता है कि आपके सामने का रोड भी होम मिनिस्टर का विजिट है
इनमें करने का मौका मिला। ये जो आपका कॉलेज का अंदर का रोड, उसका बाहर का रोड, मिनी वे रोड, ये सारे को हम लोग 3-4 दिन में कंप्लीट किया। कोई टारगेट देने से हम लोग पीछे नहीं आते। ये एंटरप्रेन्योर का बिजनेस हम आप सभी को रिक्वेस्ट करेगा, सब तो एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, बट स्कोप इंडिया में बहुत सारा है, क्योंकि हम लोग 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे पास कोई भी एक्टिविटीज, आप एक चाय की दुकान भी खोलेगा तो शाम तक 1000 चाय बिक्री हो जाएगा। 1000 चाय बिक्री करने का मतलब है 10,000 रुपए का आपका सेल हो गया। उसमें अगर इन थंब रूल में बताएगा तो 2000 रुपए खर्चा है, 3000 रुपए खर्चा है, तो आप शाम तक का 7000 रुपए घर में जेब में डाल कर जा सकता है। जबकि यहाँ में कोई भी प्राइवेट जॉब में जाएगा तो 15,000 रुपया 20,000 रुपए को ऊपर कोई देगा नहीं। सरकारी जॉब में जाने से 30,000, 40,000, 50,000 रुपए, उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो जहां तक स्किल है, अपने अंदर जाको, अपने स्किल को ये करो। हर कोई ये स्किल लेकर नहीं आता है। किसी के माइंड में ये है कि हम सरकारी नौकरी करेगा, तो सरकारी नौकरी करने से भी हमको नहीं लगता कि हर कोई को उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर वो अपना मजबूरी समझ लेता कि मैं लाइफ सिक्योर हो गया, हमको 30 तारीख को इतना तनख्वाह मिलेगा, हम रिटायर होगा, इतना ये मिलेगा। ये लाइफ सिक्योर आप छोड़ दीजिए, आप अपनी बलबूते पे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। मेरे पास तो अगर हम आज शुरू करें तो कल तक का बताने का उदाहरण नहीं। आप देखिए आपका क्या नाम है, देश भर में या दुनिया भर में कितने लोग हैं, क्या क्या किया, कैसे कैसे स्ट्रगल किया। मैं जब इधर मेरे कोई बहुत ही खास नजदीकी दोस्त है अनिल खंडोई बोलते, तो वो और हम साथ में लगभग थे। करीब 10 साल पहले मैं टाइल्स का शोरूम रखा हुआ था। उसने बोला कि शेखर हम भी एक टाइल्स का दुकान खोलेंगे। तो हम लोग बोले यार बहुत अच्छी बात है, जितनी कंपटीशन आएगा तो हम अपने आप को उतना परिपक्व होगा, मार्केट कंपटीशन देगा। तो लोग जो चारों तरफ के लोग है बोला देखो शेखर तेरे साथ में रह के ये देखो तेरा जड़ मार रहा है, तो वो अपने बगल में दुकान बोल रहा है। मैंने बोला नहीं, खंडोई बोला हमको सबसे ज्यादा खुशी है, अगर वो नहीं बोलेगा तो और बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा तो थर्ड बोलेगा। इसीलिए कंपटीशन को एक्सेप्ट करना है। कंपटीशन कहीं से भी आया, किस कोने में आया, किस जगह से भी आया, उसको एक्सेप्ट करना है, वही लाइफ है। और जितना आप कंपटीशन को एक्सेप्ट करेगा तो उतना आपका लाइफ सक्सेस होगा। फोकस ये है, फोकस। सेकेंडली आता है कि आपको फोकस करना है। फोकस आप जिस भी काम में, पढ़ाई में है, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में फोकस दीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको 24 घंटे में 8 घंटा सिर्फ पढ़ाई में देना है। आप अगर उसको 16 घंटा 20 घंटा करता तो अपना कैरियर खराब कर रहा है। 8 घंटा पढ़ाई में दीजिए, 8 घंटा आप सोने पे दीजिए, 8 घंटा आपकी माँ बाप का सेवा और अदर कल्चरल एक्टिविटीज जिसमें माँ बाप की सेवा। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, भगवान है, सबको मालूम है भगवान है, ऊपर है नीचे है, बोलते हैं ऊपर वाला, बट कोई देखा नहीं है। तो साक्षात भगवान बोलने से आपका माँ और बाप है। जो माँ आपको 9 महीने अपनी कोख में रख के पाल के देता है, दैट इज द रियल आपको आंख के सामने दिखता वाला माँ। तो उसका रिगार्ड कीजिए, उसका रेस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो भी पिताजी है वो अपना कैरियर जो है अपना बच्चों के लिए अपना पूरा कैरियर तब देता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक बाप अपना बच्चे का कैरियर बनाने के लिए कूली हो चाहे बड़ा IAS ऑफिसर हो, वो बच्चों का कैरियर के लिए पूरा अपना जिंदगी को त्याग कर देता है। इसीलिए आपके मेरे हिसाब से हम लोग को जो साक्षात भगवान दिखता है अपना पेरेंट्स है, तो उनका रिगार्ड, उनका रेस्पेक्ट, उनकी सेवा, ये जो 8 घंटा मिलता है उसमें वो भी कीजिएगा। फिजिकल एक्टिविटीज कीजिएगा, 8 घंटा पढ़ाई में दीजिए, 8 घंटा सोने में दीजिए। स्वस्थ शरीर ही आपको स्वस्थ जीवन के लिए आगे लेके जाएगा। इसी तरह उदाहरण जो है कि आपको बताने जाएगा तो एक अर्निमिका नाम का एक लड़की था, अर्निमिका सक्सेना कुछ नाम का था। वो नेशनल वॉलीबॉल टीम का हिस्सा था। एक बार वो लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रेन में कुछ अपना ट्रेनिंग अटेंड करने जा रही थी। तो लखनऊ दिल्ली के ट्रेन में दिल्ली के पास पहुंचने के 40 किलोमीटर के दूर में कुछ जो चेन स्नैचर्स है वो ट्रेन में घुस गया, लूट मार करने लगा। तो ये लड़की स्पोर्ट्स वाली लड़की है करके इसने उसका प्रोटेक्शन किया, उसको जो गुंडों का विरोध किया। तो ये गुंडे 4-5 थे, इस लोग उसको चलती गाड़ी से उठा के फेंक दिया। फेंका तो ये दूसरी वाली जो पटरी है इसके साथ जो दौड़ती है वो पटरी के, ये 2011 की कहानी है, सच्चा कहानी है, कोई झूठा नहीं है, हमारे देश में घटा वाला कहानी है। वो लड़की वॉलीबॉल नेशनल टीम का हिस्सा थी, अर्निमिका नाम है उसका। वो पटरी में उसका टांग गिरा, उसी टाइम एक ट्रेन पास हुआ, उसका टांग कट गया पूरा। तो फिर कैसे वो वॉलीबॉल खेलेगा? वो रात भर वहां पड़ा कि तड़पती रही, चिल्लाती रही। मॉर्निंग हुआ तो कुछ लोगों ने बाईपास देखा, उसको उठा के लेके गया हॉस्पिटल में, एम्स में भर्ती था।
करीब 1 साल में उसका टांग को एम्पूट कर दिया, एक टांग को, बोला तेरा करियर खत्म, तुम और कुछ नहीं कर सकेगा, वॉलीबॉल नहीं खेल सकेगा, तुम अब अपाहिज जिंदगी जीना पड़ेगा। उस बच्ची ने, उस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा, उसने आर्टिफिशियल पैर लग के 2010 से 2011 वो ठान लिया मन में कि हमको एवरेस्ट चलना है। और 2011 का जो एक्सीडेंट है 2013 में वो दुनिया का पहला लड़की बना जो एक एम्प्यूट टांग से माउंट एवरेस्ट को पता किया हो। तो इसीलिए आपका अगर विल पावर है, करने का इच्छा है, तो कोई भी जो ये बाधा आपको आपका टारगेट से रोक नहीं सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। अभी वो बहुत सारे दुनिया के पर्वतारोही टीम का हिस्सा है, वो मॉडल है, रोल मॉडल है वर्ल्ड का, सारे इसमें है। उसके नाम का करीब 500 पैकेट रजिस्टर्ड है आज भी, उसके नाम का पैकेट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, सबको पता है नहीं पता मालूम नहीं। वो है जूश फैमिली से, बॉर्न इन जर्मनी में, तो छोटे से गाँव में वो सिंगल मदर बच्चा था, उसका फादर नहीं था, उसका माँ उसको पालती थी। उसने उसको पास के स्कूल में भेजा, स्कूल से वो समझ रहा था ये बच्चा आपका बदमाशी कर रहा है, पता नहीं है, ध्यान नहीं देता। एक दिन उसकी क्लास टीचर ने एक चिट्ठी लिखा, लिफाफे को बंद किया, बोला कि जाएगा तुम अपनी माँ को दे दो उसको चिट्ठी को। बच्चे ने जाएगा अपनी माँ को दिया, माँ ने उसको खोल के पढ़ा, खोल को बंद किया, बेटे ने पूछा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे पूछा कि माँ इसके क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने बोला बेटा उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे अंदर जितनी टैलेंट है वो टैलेंट ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, तुमको कोई और स्कूल में जाओगे। तो बड़ा खुश हो गया। उसकी माँ ने बोला अब मैं तुमको अपने से पढ़ाऊंगा और कोई बेटर स्कूल ढूंढूंगा। फिर वो घर में रखते उसको प्राइमरी स्कूल, उसके आगे मिडिल स्कूल वो पढ़ाती थी, उसके बाद उसको आगे हाई स्कूल में वो मनीष में आ गया, कैपिटल में आ गया, आगे अपना पढ़ाई करके वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का सबसे आज भी माना गया नाम है, 50 बैटरी मॉडल बनाया। उसकी माँ का देहांत हो गया, उसकी हो गया। उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि मेरे एंसेस्टर घर में मैं जाऊँ, मेरे क्या सामान एक बार करके चेक करूँ। जो बहुत बड़ा आदमी बन गया, इतने बड़े साइंटिस्ट का नाम आ गया, बहुत प्राइज मिला उसको। उसके बाद अपना होम लोन आया, वापस होम आके अपनी माँ की सारी सामान को ढोलने लगा, पेटी खोलने को उसमें वो लगा। इस तरह हम लोग अपने चारों तरफ कहीं पे भी देखो आपको मिलेगा। हमारे यहाँ हम केरला से बिलोंग करते हैं, हालांकि बोर्न एंड बॉटम में है। एक यूसुफ अली है, 1987 में वो नौकरी की तलाश में दुबई गया। यूसुफ अली आज लुलु मॉल के नाम से वर्ल्ड वाइड में फेमस है, नॉर्थ ईस्ट में फेमस है। अभी लखनऊ में भी एक बड़ा लुलु मॉल बनाया हुआ है, वो चीन में है। उसका होम टाउन है त्रिशूर में, वो वहाँ बनाया। ट्रिवेंड्रम में एशिया का बिगेस्ट मॉल बनाया। 1987 में वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10 या 11वां पढ़ाएगा या 12वीं पढ़ाएगा। नौकरी की तलाश में इधर दुबई गया, कोई रिलेटिव के पास में काम किया। उसके बाद रिलेटिव से इसका कोई अनबन बना, इसको बोला कि तुम वापस चले जाओ, हमको तेरे को नहीं चाहिए। तो ये देखा कि इसका दुबई का एक सबसे खासियत है ना कि वहाँ में जो भी जाता है वो वीसा पे जाता है। किसी का 1 साल का वीसा देता है, किसी को 3 साल का वीसा देता है, अभी किसी को गोल्डन वीसा 10 साल का देता है। तो ये देखा कि इसका वीसा अभी भी 10 महीना वैलिड है, हम क्यों वापस जाए। तो ये 10 महीना मैं यहाँ दुबई में कुछ अपने लिए काम ढूंढूं, कुछ करूँ, उसके बाद घर जाएगा। जब घर वापस केरला जानी है, इसने क्या करा, दुबई जैसे जगह में 88 में तपती धूप में साइकिल में ट्रॉली बना के जो रेजिडेंशियल जोन में उसमें ब्रेड, ऑमलेट, अंडा, इसको घर घर डोमेस्टिक सप्लाई करना शुरू किया। जब धीरे धीरे इसको सप्लाई शुरू हुआ तो घर वाले इसको बोलते हैं कि ठीक है हम काम में जाएगा, शाम का कल आने टाइम में तुम मेरे लिए दाल ले आना, चावल ले आना, मसाला ले आना, ये ले आना, ये लेके ये अपने आप से शुरू किया। धीरे धीरे उसने 2-3 छोटा हाइपर मार्केट खोल दिया। खोला इसी बीच में 1990-91 में कुवैत अटैक हुआ इराक द्वारा, तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। तो सारे लोग जो है छोड़ के भाग रहे अपना कंट्री वापस।
तो ये दुबई से भी सारे लोग जो है अपना अपना बिजनेस छोड़ छाड़ के, कोई बेच के सब भाग रहा है, क्योंकि वार डिक्लेयर हो गया, इराक उसके ऊपर कर दिया, अमेरिका एंड नेटो फोर्स वापस शुरू कर दिया, तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, जान बचाने के लिए भागने लगा। ये यूसुफ अली साहब ने क्या किया, जो छोड़ के भाग रहे, इसका जितने पैसे था उसका मॉल इसने खरीद लिया। तो 4 मॉल इसने उस टाइम में जो भाग रहे अपने पास जो जमा पूंजी है उससे वो खरीद लिया। तो दुबई का पुलिस को डाउट लगा कि ये क्यों ये सारा मॉल खरीद रहा है, सब छोड़ के भाग रहा है, ये हमारा सिटीजन तो है ही नहीं, तो ये भाग रहा है, इसके पीछे कोई रीजन रहेगा। उसको अरेस्ट किया, पुलिस टॉर्चर किया, उसको बोला कि बताओ क्या है, ये बोला कि नहीं ये सब जा रहा है, तो हम सोचता है कि कल को वार ठीक हो जाएगा तो फिर उस टाइम मिलेगा नहीं, अभी हम अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने के लिए। माना नहीं, वहाँ राजा शेख के पास लेके गया, शेख रशीद के पास इसको लेके गया, पूछा, शेख रशीद ने अपने महल में उसको पूछा कि बताओ यूसुफ अली तुम क्यों नहीं भाग रहे, तुम तो केरला से आया हुआ, तेरा वीसा भी एक्सपायर होने का टाइम हो रहा है, तुम क्यों नहीं वापस जा रहा है, तुम यहाँ क्यों प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो उसका ये लफ्ज है जो उसको आदमी बनाती है। वो बोला कि सर मैं केरला बोर्न हूँ, बट मेरा कर्म भूमि है, मेरा कर्म भूमि पे जब कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डिजास्टर आता है तो हम इस बार अगर छोड़ के जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा जीने का मकसद ही क्या है। अभी दुबई के लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड में फैलाएगा कि यहाँ हमें रहने लायक नहीं है, यहाँ से सब अपना माल पानी छोड़ के जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो अभी हम खरीद लेने से 2-4 तक जाके बोलेगा हम बेच के आए, बेच के आने में छोड़ के भागने में डिफरेंसेस है। तो मेरा मन नहीं करा कि हम अपने देश में कोई मुसीबत के टाइम में इसको छोड़ के भागूं, इसीलिए मैंने ये सब खरीदना शुरू किया करके। तो शेख क्या इंटरेस्ट हुआ पता नहीं, वो बोला कि यस यूसुफ अली तुम्हारा जो लगाव दुबई के प्रति देखा इसमें हम बहुत खुश हुआ, अब तुम हमको बताओ कि तुम कितना मॉल खोलने में होगा, ये क्या नाम है, वार खत्म होने के बाद में कहाँ कहाँ चाहिए, मैं तुमको इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगा, स्पेस मैं दूंगा। और वो दिन है आज आपको बताते हुए आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि वो एक केरला से डिपेंड करता है। 55,000 एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया इज वर्किंग इन मिडिल ईस्ट में, उसकी मॉलों में काम कर रहा है, 55,000 लोगों को काम दे रहा है। तो ये कहने का मतलब यह है ना कि कोई भी अपना लगन से पीछे हटना नहीं, आगे आप अगर टारगेट लेके चलेगा तो आप भी सक्सेस हो सकता है, कोई भी जमींदार भी सक्सेस हो सकता है। इस तरह हम लोगों के पास में बताने के लिए तो बहुत सारे आप KFC शॉप्स सब देखा होगा, KFC का फुल फॉर्म भी सब जानता होगा, केंटकी फ्राइड चिकन है, पता नहीं सब जानते नहीं जानता पता नहीं। वो आदमी भी एक अपनी लाइफ पूरा कैरियर फेलियर था, अमेरिका में था, उसका फादर का देहांत हो गया छोटा में, तो वो 6th क्लास में ड्रॉप आउट होना पड़ा उसको, क्योंकि उसका सिस्टर ब्रदर मदर का देखभाल उसके ऊपर आया। तो उसने वो टाइम से रेस्टोरेंट छोटा रेस्टोरेंट बना के इधर उधर में कुछ सामान डिलीवरी शुरू किया। उसके बीच में उसका एज हुआ तो जाके वो फौज में भर्ती हो गया, ब्लैक स्मिथ में, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ब्लैक स्मिथ से क्या नाम है काम भी करता था, काम खत्म होने के बाद में अपना रेस्टोरेंट चलाता था। वो KFC रेस्टोरेंट को उत्साह से चालू किया। वो कोई भी अपना कैरियर में पूरा सक्सेस, शादी किया सक्सेस नहीं हुआ, पढ़ाई किया सक्सेस नहीं हुआ, कोई बिजनेस किया सक्सेस नहीं हुआ। एट द एज ऑफ 66 में उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैंने इसको चेन ऑफ रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जाए। और आज 66 में वो स्टार्ट किया, हालांकि उसका डेथ हो गया, शायद 90 में डेथ हो गया, तभी उसको आज के डेट में KFC का करीब 2500 शॉप्स या रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड वाइड में है, 115 कंट्री में, और उसके पास डायरेक्ट एम्प्लॉयज है करीब 2.5 लाख। तो एक फेलियर आदमी भी अपना जीवन जो है ना जहां से भी शुरू करे, आपका कोई एज का कोई बात नहीं है। एज बताया तो क्या है ना कि उसको KFC में भी जाना। मेरे एक फ्रेंड है जानता है, आप सभी सुना होगा हैवेल्स एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, होम अप्लायंस का एक जाना माना नाम है। जो हैवेल्स वाला है ये गुप्ता जी, ये प्राइमरी स्कूल टीचर था, रिटायरमेंट होने के बाद में ये सोचा क्या करें, तो दिल्ली में भागीरथ पैलेस बोल के एक जगह है जहाँ में इलेक्ट्रिकल का होलसेल मार्केट होता है, वहाँ 10 फीट बाय 10 फीट का एक दुकान लिया, उसमें अपना बिजनेस का कैरियर स्टार्ट किया। उसी में इसको कोई सेल्स
मैन आया, उसको बताया कि सर एक हैवल्स नाम की कंपनी है, वो बेच के कनाडा जा रहा है, आप उसको खरीद लो, वो जो MCBs वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग है उसका यूनिट अच्छा है, आप खरीद लो। इसने वो हैवल्स को खरीद लिया और कितने में खरीदा है? 7 लाख रुपीस में। वो 7 लाख रुपए में खरीदा है और उसने घूम के नहीं देखा है। आज हैवल्स एक जानी मानी ये है। हैवल्स ने 3 साल या 4 साल पहले हैवल्स कंपनी ने लॉयड्स कंपनी को खरीदा 1700 करोड़ रुपए में। आज लॉयड जो है हैवल्स के पार्ट है। तो ये सक्सेस के लिए कोई एज नहीं होता है, सक्सेस के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, सक्सेस के लिए कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं मायने रखता है। आपका विल पावर, आप कैसे अपना विल को एक्टिवेट करता है, आपका मन क्या करने को करता है। जैसे अब्रॉड वगैरह में क्या होता है ना कि आपका ट्रेड, आपका जो इंटरेस्ट को देखते हुए आपका ब्रांचेस अलॉट करता है कि आप क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। यहाँ में हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आएगा, पेरेंट्स का जिद पे कि जाओ भैया तुम इंजीनियर बनो। तो इंजीनियर पे बनने जाने से आप चाहता होगा कि सिविल इंजीनियर बने, बट आपको उसको सीट नहीं मिला तो इलेक्ट्रिकल में चलेगा, मैकेनिकल में चलेगा, IT में चलेगा। मन मार के मत करो, जिसमें पढ़ता है उसे मन लगा के, आपका जो मन करता है वो करने का मौका देना चाहिए। अभी क्या नाम है, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करने के बाद में आप अपनी पढ़ाई को मन लगा के, अभी पढ़ने का उम्र है, कीजिएगा, अपनी इंटरेस्ट में भी काम कीजिए कि हम आगे बढ़ के क्या करना है। कल को हमको ये पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करना है। डिप्लोमा वाले आप लेटरल एंट्री लेके बीटेक करना चाहता है, लेटरल एंट्री करने के बाद में आप सिविल सर्विस करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ये अलग चीज़ है। बट जिसके मन में कुछ नहीं आता वो एंटरप्रेन्योर की सोचिए। एंटरप्रेन्योर में जो आनंद है, हम आपको एकदम प्राउड के साथ बोल रहा है, ये आनंद किसी भी जॉब में नहीं है। चाहे आप कितना बड़ा भी, जिससे बड़े से बड़ा जॉब भी कर ले, एंटरप्रेन्योर बनिए। आप कुछ नहीं, एक अंडमान जैसे जगह, अंडमान का भी एक बताया कि आपको अंडमान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, फिशरी सेक्टर में ग्रो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। टूरिज्म हम लोग नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द कंट्री था, अभी शायद 8-10 साल से हम लोग को ऊपर में ध्यान दिया है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अभी टर्मिनल बिल्डिंग इंटरनेशनल बन जाएगा, रनवे को रिसर्फेसिंग करके हाइट रहा था कि बड़ा पैसेंजर फ्लाइट्स लैंड करे। करीब करीब 2-4 महीने में मैं समझता हूँ कि हम लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो टूरिज्म का इंडस्ट्री बूम होगा। तो टूरिज्म में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप टूरिज्म में अपना कैरियर बना सकता है, आप फिशरीज में अपना ये बढ़ा सकता है। इंटरनेशनल टूरिज्म इसमें एक सिंपल है, हम लोग यहाँ से करीब 40 मिनट की डिस्टेंस पे पुकेट, ये थाईलैंड, ये थाईलैंड में आप जाने से, पुकेट जाने से आपको लगेगा कि वो बहुत सारे साइन बोर्ड आपको लगा हुआ रहेगा, अंडमान ट्रेवल्स, अंडमान एजेंसीज, अंडमान टूर्स एंड ट्रेवल्स, अंडमान एक्वाकल्चर्स, अंडमान स्कूबा डाइविंग, अंडमान सी वॉक। क्योंकि वो जो आइलैंड है वो अंडमान सी में बसा हुआ है। हम लोग का उनका कल्चर लगभग जो है कि ज्योग्राफिकल कल्चर मिलता जुलता है। और फुकेट में एक साल में करीब करीब 15 लाख टूरिस्ट आते हैं, करीब करीब। ये तो हम इससे पहले का डाटा बता रहा हूँ, तो 15 लाख टूरिस्ट वहाँ आते हैं। हम लोग के पास में 5 लाख भी नहीं आते हैं। अगर हम वो 15 लाख में से अगर कुछ परसेंटेज को, सिर्फ 40 मिनट का फ्लाइंग डिस्टेंस है, फ्लाइंग आवर्स 25 मिनट है, टोटल फ्लाइंग डिस्टेंस आएगा 40 मिनट का। तो वो 40 मिनट हम लोग यहाँ में अगर वहाँ से इसको कनेक्ट कर देगा, ऑन अराइवल वीसा ये सब करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली कर रहा है, कुछ टूरिज्म एक्टिविटीज में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, कुछ प्राइवेट सेक्टर से हम लोग भी बढ़ा रहे हैं। तो ये होने से क्या है कि अगर हम लोग जो 15 लाख है, अगर हम लोग यहाँ अगर एक 15 लाख, वो लोग जो फैसिलिटीज वहाँ उससे बेटर फैसिलिटीज हम यहाँ दे सकते हैं अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें। तो उस 15 लाख टूरिस्ट में से अभी तो शायद 20 लाख हो गया, अगर हम 10 लाख टूरिस्ट पे अट्रैक्ट किया तो आज जो हमारा टूरिज्म ये डबल हो जाएगा। इसको डबल से ट्रिपल करने में हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए टूरिज्म भी एक ऐसा सेक्टर है जहां में हम लोग अपना कैरियर बना सकता है। टूरिज्म में ट्रैवल एजेंसीज है, ट्रैवल व्हीकल्स है, आपका क्या नाम है, बोटिंग्स है, स्कूबा डाइविंग्स है, आपको सी वॉक्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। ये एक्टिविटीज में भी अपने आप को ध्यान लगाना पड़ेगा। आप में से किसी को भी कभी भी कोई अगर कैरियर गाइडेंस के लिए जो हमसे जानता है, हम तो इस नॉलेज में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही है, कोई ये सब टेक्निकली पढ़ के तो आया नहीं है। इसीलिए अगर आप लोगों को लगता है कि कभी कभी आगे आके हमसे अपना कैरियर गाइडेंस के बारे में हम ये करना चाहते हैं, क्या स्कोप है पूछने से, आई एम ऑलवेज 24/7 अवेलेबल विथ यू। माई ऑफिस इन गोलघर, आप गोलघर में मिल सकता है, मेरा टेलीफोन नंबर भी है।
हम शेयर कर देगा, जिस किसी को भी चाहिए, हर किसी को कोई भी स्कीम में अगर जरूरत है, क्योंकि हमको ये अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे एक एंटरप्रेन्योर बने। हम एंटरप्रेन्योर नहीं आपको गाइड कर सकता है, आपको कलेक्टर बनने के लिए हम नहीं गाइड सकते हैं, आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे अंदर स्किल है वो हम आपको डाइवर्ट या आपको पास ऑन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हम तो अपना कैरियर को इसके साथ साथ में अभी एजुकेशन सेक्टर में भी डाइवर्ट किया है। अभी एक स्कूल प्राइवेट स्कूल को अपडेट करके मैं खुद का चला रहा हूँ। आज वो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चला रहा हूँ। उसमें हम पैसा डाल रहे हैं, इवन मैं टीचर्स को सैलरी देने के लिए, क्योंकि वो खुला है आपका मथुरा में। तो मथुरा में वो जो रबर प्लांटेशन के बच्चे, रांची बच्चे, तमिल बच्चे, वो बच्चे कोई इंग्लिश मीडियम या कॉर्पोरेट तक आके उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार मेरे को उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो मेरे को लगा नहीं, बच्चों का भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास का स्कूल बनाया। अभी इस साल 6 हुआ है, उम्मीद करता 8 तक का जाएगा। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो उसको हम 12 तक पहुँचाएगा। तो उन बच्चों से हम कुछ 25% बच्चे तो ऐसे ही फ्री में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बाकी बच्चों से अगर फीस भी लेता है तो 550 रुपया मंथली लेता है, जो कि मेरा टीचर्स का सैलरी में कवर नहीं होता। तो हम वो अपनी पॉकेट से हम डाल के चला रहे हैं एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये रहा मेरी। अब आप में से किसी को भी मेरे से कुछ भी पूछना चाहता है, वेरी ओपन सेशन, फ्री, एकदम फ्री होकर पूछ सकता है। कुछ अगर डाउट, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या है मेरे बारे में या अपने बारे में कुछ बताना चाहता है तो बताइए, बता सकते हैं। Anyone, any from the back benches, I am like back benches because my seat is the back benches. ये तो बैक बेंचेस नहीं है, ये तो ऑडिटोरियम में इसीलिए पीछे बैठा है। क्लास के बैक बेंचेस यहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, उनके अंदर एक अलग स्किल होता है, इसीलिए मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं पूछता हूँ बार बैक बेंचेस बोला। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकता है, उनको मैं कोशिश करूँगा ये पूरी ईमानदारी से उनका जवाब दिया जाए। तो है बोलना चाहता है कोई दोस्त लोग फ्री होके आप लोग कितने प्लीज ना प्लीज वेरी गुड। एकदम बैक बेंचेस से क्वेश्चन आया, सारा क्वेश्चन सर मुझे आपसे 3 क्वेश्चन। पहला, अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई? सेकेंडली, कोविड में आपने कैसे मैनेज किया अपने वर्कर्स को सैलरी देना और कैसे वो फेस को आपने मैनेज किया? और एज ए इंजीनियर मैं पास आउट होने वाला हूँ, तो मेरे करियर को स्टार्ट करने के लिए आपके कंपनी में हमें रिक्रूटमेंट लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, आपको कुछ प्रोसेस है, आप उतना बता सकते हैं? राइट, गुड, आई अंडरस्टैंड। हम समझ में आया कि आपको कैरियर स्टार्ट करने के लिए, पहला तो क्या है कि कैरियर स्टार्ट करने के लिए आजकल स्टार्टअप योजना बहुत सारी है। बैंक बिना श्योरिटी का लोन देता है। इवन जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी 10,000 से 1 लाख रुपया बिना श्योरिटी का आपको बैंक लोन देगा। तो उसमें भी अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत है, हमसे आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप योजना बहुत सारे हैं। स्टार्टअप योजना में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको पूरा सहयोग करेगा। इसमें लोन अप टू 10 लाख तक का तो बिना श्योरिटी के देता है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में आपको माइंड बनाना है कि हम क्या इस पर स्टार्टअप कर सकते हैं। इवन हमने बताया कि आप स्ट्रीट वेंडर एक पुष्का का दुकान भी डालना चाहता है तो आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का बैंक बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का आपको लोन देगा। और कुछ बोला था अपनी कंपनी में, अच्छा कोविड का मेरी कंपनी में मैंने किसी का भी 1 रुपया सैलरी रोका नहीं है। फुल जो 1.5 साल का कोविड पीरियड था फुल सैलरी दिया उनको, पूरा ईपीएफ दिया, पूरा ईएसआई दिया। ईएसआई में जो है उनको एक बेनिफिट है कि अगर फोर्सफुल डिले या कोई फोर्सफुल अगर कोई उसको बीमार कुछ हो गया, अगर हमने सैलरी दिया तो लास्ट जॉन सैलरी का 80% ईएसआई देता है। ये बेनिफिट ईएसआई में है। तो इसीलिए मेरी कंपनी में मेरी किसी भी स्टाफ को कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लॉकडाउन के पीरियड में भी हम ये इंश्योर किया, मेरी टीम को इंश्योर किया कि उन सबके घर में राशन पहुंचा दिया जाए और उनका जो सैलरी है वो भी टाइम से पहुंचा दिया जाए। ये मेरी अपनी कंपनी का ये, क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे लिए वो काम करते हैं, वो अपना जीवन का 10 घंटा मेरे लिए देता है। तो 10 घंटा मेरे लिए देता है तो मेरा ड्यूटी है कि हम उनका भी ध्यान रखें। तो मेरी कंपनी का बता सकता हूँ, बाकी का मेरे को उसका आइडिया नहीं है। बट आप डेफिनेटली अगर कोई स्टार्टअप कैरियर स्टार्ट करना सकता है तो आप इंडस्ट्रीज में कंसल्ट कीजिए, उसके बाद में मेरे से कंसल्ट कीजिए। हम जो आपको गाइड करना है, क्या करना है, समझा सकते हैं। एनीवन मोर? और कोई और
हाँ बताइए, यस यस वेलकम। ऐसे बोलो सुन लेगा। अच्छा क्लब यार। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो नहीं था? हाँ यस बोलिए सुन रहे हैं। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो नहीं था, तो आपको एक्चुअली क्या चीज स्ट्राइक किया, क्या चीज इंस्पायर किया कि आप ये बिजनेस करना? इसके अलावा मेरा और दो आपके लाइफ में जब भी आप स्टार्ट करें तो बहुत सारे सेटबैक्स आए रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेगा, तो आप उसको कैसे फेस करें? और तीसरा, अगर आप ये बिजनेस या कंपनी वापस रीस्टार्ट कर सकते थे, वापस वो टाइम ला सकते थे अभी के नॉलेज के साथ, तो आप क्या क्या चेंजेस करते थे? यही क्वेश्चन। वेल आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। हम आपको बता दें कि कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना 4 साल किताबें पढ़ता है। हम लोग का अभी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में मेरे को कुछ टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहता है, तो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल इन डेमोक्रेसी। तो हम जहाँ तक अपनी कैरियर में समझा है ना कि हम लोग का जो एजुकेशन पैटर्न है ये राइट नहीं है। आप 4 साल यहाँ इंजीनियरिंग करके आप जब मेरे पास आएगा तो मेरे लिए आप जीरो है, सिर्फ आपको किताबों की जानकारी है। तो मेरे पास जो भी इंजीनियर काम करता है उसको 1 साल 2 साल हमको ट्रेन करना पड़ता है। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका 4 साल का बैकग्राउंड है, मेरा 25 साल का कैरियर है इंजीनियरिंग में, तो मैं आपसे बेटर इंजीनियरिंग को समझता हूँ। आप थियोरेटिकली जानते हैं, मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ। तो आपको कोई भी इसको प्रोडक्टिविटी लाना है तो प्रैक्टिकली चाहिए। तो मैंने हमेशा हर फोरम में जहाँ में भी हमको पॉलिटिशियन या ये नहीं है, हमको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पोजीशन दिया हुआ है, उस पोजीशन के द्वारा कभी कभी इंडस्ट्रीज में या कहीं और में भी कुछ अपना वक्तव्य देने का मौका मिलता है, तो हम जरूर बोलते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी को इंडस्ट्री बेस करना चाहिए। आपको 4 साल का इंजीनियरिंग है, आप 1 to 2 यहाँ पढ़िए, 1 साल आप साइट में दीजिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन है या कोई और इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस साइट पे या कहीं पे भी है, जिस फील्ड पे आप है उस फील्ड के कोई कंस्ट्रक्टर या कोई एंटरप्रेन्योर के अंडर में दीजिए 1 साल आपको ट्रेनिंग देने के लिए। 14 साल आप फिर अगेन आके एग्जाम देने से मेरे को लगता है कि बेटर इंजीनियर बनेगा। ये तो अभी क्या है कि आप 4 साल 3 साल या जो भी उसके बाद 2 साल पीजी वगैरह करने से क्या है कि आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी जीरो है। हमने अपने 25 साल के कैरियर में देखा कि जो भी हमारे पास जो फ्रेश कैंडिडेट आता है, हालांकि हम फ्रेश कैंडिडेट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेश कैंडिडेट लेने का मतलब है उसका दिमाग खाली है, उसके दिमाग के अंदर हम जो डालेगा वो फीड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक एक्सपीरियंस आदमी को लेकर आता है, उसका दिमाग अपने इंजीनियरिंग थ्योरी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भरा हुआ है, हम जो डालेगा उसके अंदर फीड नहीं होगा। इसके लिए भी एक उदाहरण है आपको, थायरोकेयर का मालिक शायद आरोग्य स्वामी, जिसका नाम सुना होगा, थायरोकेयर एक कंपनी था, उसने 1987 के आसपास में वो साइंस ग्रेजुएट बना। उसके बाद में कोयम्बतूर इंडस्ट्रियलाइजेशन की मोड पे जा रहा था। उसने सारे इंडस्ट्री में अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है, रोज जाके पूछता है कि सर हमको एक जॉब दे दीजिए, आज एक जॉब दे दीजिए। तो वहाँ जाने से जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो इंडस्ट्री है, वो पूछता तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। वो बोलता कि जी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम फ्रेश है, तो रिजेक्ट कर दो। तो कोयम्बतूर में उस टाइम में एक इंडस्ट्री का एक ये चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी चल रहा था। वहाँ जितनी मोटर्स फैक्ट्री है, केबल फैक्ट्री है, मशीनरीज है, इसका एक बेल्ट हब हो गया था, बट इसको नौकरी नहीं मिल रहा क्योंकि है साइंस ग्रेजुएट, उसके बावजूद भी इसको कोई अपने इसमें रखने को तैयार नहीं है। फिर इसने वहाँ नौकरी नहीं मिलता बोल के बॉम्बे किया, वहाँ में कोई छोटा मोटा नौकरी किया। उसके बाद में कोई सरकारी जॉब भी मिला, वो भी हमारे तरह उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। He quit the job and started थायरोकेयर। थायरोकेयर ने ये क्या किया है, इसके पास करीब 2000 एम्प्लॉय है, उसमें 1800 एम्प्लॉय भी फ्रेश को लिया उसने, किसी भी एक्सपीरियंस हैंड को नहीं लिया। नहीं लेने का वजह ये बोला कि एक्सपीरियंस्ड हैंड मेरी कंपनी में आएगा, वो अपने दिमाग के अंदर जो भरा है वो मेरे ऊपर थोपने का कोशिश करेगा या मेरी कंपनी के ऊपर थोपने का कोशिश करेगा। ये फ्रेश हैंड है, ये जो 200 को रखा है जो एक्सपीरियंस हैंड को, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनको ट्रेन करेगा। तो इस तरह का क्या नाम है, फ्रेश सोचने का ये नहीं है। फ्रेश का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आपको फ्रेश कैंडिडेट मिले तो उसको अपने हिसाब से आपको जो ट्रेन करने वाला अगर सही है तो एक बेटर इंसान बना सकता है। और कोई एनीवन मोर?
कोई और? भाई लोग आप भी पीछे बैंक या सामने बैंक, सामने से बोल सकते हैं, ये नहीं हम ऐसे पीछे बैंक बोला, इसका कोई मेरा ये मकसद नहीं था। हम तो आपको मोटिवेट करना मेरा काम है, मेरे को दायित्व दिया। मैं तो आपका प्रिंसिपल साहब का सही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे आदमी को एक अपॉर्चुनिटी दिया आपको एडजस्ट करने का। और जहाँ तक आपका प्रिंसिपल का ये शायद ये पॉलिटेक्निक जो है 1985 में स्टार्ट किया था, कोई रेगुलर प्रिंसिपल था नहीं है, आपका कॉलेज बिल्डिंग था नहीं है। ये जयताराम कॉलेज के कॉर्नर में 3 कमरा दिया हुआ था, उसमें 3 कमरे में पढ़ाई होता था, वो भी सब गवर्नमेंट सर्वेंट को लेकर आता था लेक्चर देने के लिए। दे आर नॉट ट्रेन्ड लेक्चर्स या इंस्ट्रक्टर्स या HODs। यही इलेक्ट्रिसिटी में जेई है तो उसको लेकर आके बोला कि आप इसको पढ़ाओ, सिविल में कोई इंजीनियर है तो उसको लेकर, जेई है उसको लेकर आया, कोई मैकेनिकल को लेकर आया, इस तरह स्टार्ट किया। इसका क्या नाम है, शुरू में प्रिंसिपल भी कोई रेगुलर नहीं था, कोई हमारा एग्जीक्यूटिव शाह साहब है उसको बोला कि आप करो, भगत सिंह साहब को उनको बोला आप चला लो। बट आपको एक रेगुलर प्रिंसिपल मिलने के बाद ये आपका कॉलेज को इस हद तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम उसका तारीफ कर रहे हैं, मैं सोची कि उसकी काबिलियत का तारीफ कर रहा हूँ। उत्पल शर्मा जी ने इस कॉलेज को अंडमान जैसे दूर दराज के क्षेत्र के इस कॉलेज को इतनी बड़ी कैंपस में कन्वर्ट करके इतना बड़ा ऑडिटोरियम और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, हम समझता है कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत करने से आपको IIT से कम इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होंगे। और कोई कुछ पूछना चाहता? प्लीज। यस सर, आपकी जो फील्ड है इसमें आपको मतलब ऐसा क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, मतलब आपको काम करने ऐसे बोलिए थोड़ा। आपको जो फील्ड है सर, आप जो काम करते हैं उसमें आप जब सुबह उठते हैं आपको क्या एक्साइट करता है कि मुझे काम जाना है, काम करना है आज? एक ऐसे बिजनेसमैन हम आपको बता देता है कि हमारा 24/7 है, हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी क्या है कि मेरा सबसे खासियत है कि हम बेड पे चले जाएगा, फिर मेरे को कुछ भी सुख भी नहीं रहता जब तक नहीं उठता है। मैं उठने का टाइम करीब 7 बजे है, तो रात को सोने का 12 बजे के आसपास होता है। तब तक मेरी जो दिमाग है ये चलते ही रहता है। कोई दिमाग में हम कल का काम को आज प्लान करता है, अपने सारे टीम हेड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको ये करना, आज ये करना, ये करना, ये करना है। उसके बाद ही रात को एक बार रिव्यू करता है, सुबह उठेगा, अपना जो दिनचर्या का काम खत्म करने के बाद में घर से निकलने से पहले वो सबको फोन में पूछता है कि जो एक्टिविटीज, जो काम आपको सौंपा गया है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि लोग सोचता है ना कि कैसे सक्सेस होता है। आपको बता तो हम यहाँ से चेन्नई जाता है तो शिप में नहीं जाता, फ्लाइट में जाता डेफिनेटली। वहाँ दिन भर, आजकल तो थोड़ा सा आलसी हो गया, पहले दिन भर चेन्नई में जितनी भी कंपनी कंसल्टेंट जिससे भी मिलना था, मिलने के बाद हमको कोयम्बतूर जाना है तो हम रात का 9 बजे का ट्रेन ले लेते थे। रात का 9 बजे का ट्रेन इसीलिए लेता है कि हम रात का फ्लाइट पकड़ेगा तो हमको फ्लाइट का फेयर लगा और कोयम्बतूर में जाके हमको होटल लेना पड़ेगा, तो होटल का पैसा रात सोने का देना। तो होटल का पैसा बचाने के लिए हम जो ये ट्रेन जाता है उसमें 3rd AC की एक सीट ले लेगा, उसमें आराम से चद्दर उड़ के सो जाएगा, सुबह 5:30 बजे कोयम्बतूर पहुंच जाएगा, जाके क्या फ्रेश होएगा, 9 बजे से अपना मार्केट का काम करेगा, रात को 9 बजे वो ट्रेन वापस आता है उसी ट्रेन में होटल बचाने के लिए। मतलब एक पैसे को बचाने को मेरे को कोई जरूरत नहीं, एक पैसा बचाने के लिए मैं एक पैसा बचाता इसीलिए कि वो मैं बचा रहा हूँ अपने लोगों के लिए और अपने लिए। तो एंटरप्रेन्योर इतना इजी नहीं है कि आपको जैसे सोचता है कि ये फ्लाइट पे चले आता है, होटल ले लेता है, नहीं। एंटरप्रेन्योर को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो 2 दिन का होटल पैसा बचाने के लिए हम 2 दिन का नाइट ट्रेन सर्व करते हैं, क्योंकि मैं नाइट का ट्रैवलिंग में फ्लाइट का पैसा बच गया, मेरा होटल का पैसा बच गया। और जनरली क्या ट्रेन जो है सिटी में आके उतारता है और फ्लाइट जो है बहुत दूर उतारता है, वहां से टैक्सी का भाड़ा भी 500 रुपया होटल तक देना पड़ता है। तो इस तरह एक एक पैसे को हम लोग हर इसमें एक एक पैसे को अपने ऊपर जो खर्च होता है उसको भी सेव करता है, जो और खर्चा है उसको भी सेव करता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। आप अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, आपके लोगों को आप एक कैरियर दे सकते हैं। और कोई एनीवन मोर पूछो, बताइए। अगर बोर होंगे तो मेरा टाइम बोलोगे तो मैं बताइए। हाँ तो ऐसे करो, हम चलेगा चलेगा। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से सर, मेरा आपसे सवाल था कि सर नॉर्मली मतलब आपको सर कब और क्यों ऐसा लगा कि स्टार्टअप करना सही रहेगा जॉब के मुकाबले? हाँ, ये 7 साल में जॉब करने से ऐसा लगता था कि मेरा जिंदगी जो है कि थम सा गया।
सुबह घर से उठता है, फ्रेश होता है, 8 बजे ऑफिस पहुंचता है या 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। उसके बाद में जो ऑफिस का नॉर्मल है, कप मारना या 2 पेपर में साइन करना या 2 पेपर वो करना, फटअप करना, खत्म हो गया। उसके बाद 4:30 बजे छुट्टी होता है तो 4 बजे निकल के चल दो। इससे क्या है कि लाइफ थम सके। ये हमको महसूस होने में 8 साल लगा। मेरे को तो मेरा फैमिली कह के सब बताया कि 20 साल होगा आपको पेंशन मिलेगा, आप 20 साल के बाद छोड़ोगे तो नहीं, हम 20 साल तक का सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे को लगा कि नहीं, ये इससे ज़्यादा मैं ये अगर ये सरकारी नौकरी पर रहा तो आगे करने का मेरा उम्र निकल जाएगा। जो अच्छा मन को लेकर वही करना चाहिए, जो आपका मन कहता है उसी को कीजिएगा। 10 बार सोचिए करने से पहले कि मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं जब नौकरी छोड़ा तो मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ओपन मैदान था। मेरे पास में कोई क्या करना करके मेरे को नहीं पता था। बोला जब तक नौकरी नहीं छोड़ेगा तब तक मेरे को मालूम नहीं क्या करेगा। तो बहुत बार मन में आया कि दुबई चल जाएगा, नौकरी करेगा, सिंगापुर चल जाएगा, कुछ रिलेटिव कुछ सिंगापुर में उन लोग बोला इधर आकर नौकरी देगा। तो मन में ठान लिया कि नौकरी को करना चाहिए, नौकरी नहीं करेगा। इसलिए मन में जो अच्छा लगता है, जिसका मन में जो अच्छा लगता है, जिस फील्ड में अच्छा लगता है उसी फील्ड में ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। और कोई सवाल? कोई और? ये सामने में से मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ, बताइएगा आप लोग पूछिए, मन से किस से पूछिए। इधर में कोई आपका प्रिंसिपल आप नहीं है कि आपको पूछेगा, क्या गलत सवाल पूछ लेगा, क्या लैंग्वेज ठीक नहीं है। और हम क्या नाम है, आपसे भी लोअर बैकग्राउंड का है, इसलिए मेरे को ऐसा कोई आपको भी समझने की कोशिश करिए। एनीवन फॉर लास्ट क्वार्टर? कुछ है भाई? कुछ है तो बताओ। कुछ भी नहीं। किसी और को उदाहरण चाहिए तो वो भी बताओ। अंडमान में बहुत सारे सक्सेस है। हमने देखा है कि अंडमान में जो हम लोग छोटा था, पान दुकान चलाता था, वो आज होटल चला रहा है। जो एक टैक्सी चला रहा था वो ट्रैवल एजेंसी चला रहा है। वो 10 गाड़ियाँ रखा है, 20 गाड़ियाँ रखा है। जो क्या नाम है डोंगी चला रहा था वो आज क्या बोलते हैं फेरी बोट चला रहे हैं, फेरी बोट से कर रहे हैं। ये आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है। हम तो उदाहरण देगा तो देगा ये शक्ति शिपिंग जो कि 2 शिप का ऑर्डर है, जो 2 शिपिंग से एक 2200 टन का, एक 3700 टन शिप का बड़ा शिप का ऑर्डर है। वो अपना कैरियर मेरे ख्याल से करीब 90 के आसपास में वो अंडमान में आया किसी मैनेजर के कुक के हैसियत से। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए। उसने उस दुकान में काम करते हुए क्या है कि उसको कुक है, सुबह वो 5 बजे उठता है तो 2 घंटा में खाना बना लेता है, दिन का भी खाना बना लेता है। उसके बाद में वो 8 बजे तक का फ्री हो जाता है। तो फ्री हो जाने से क्या है, वो मैनेजर को बोलता है कि सर आप दुकान आते थे 9 बज जाएगा, हमको चाबी दे दो, हम खोल के फिर बिक्री कर देगा। तो वो अपने आप में इन्वॉल्व होकर, उसका जॉब भी है, इन्वॉल्व होके वो दुकान का सेल्स बनाया, उसका दुकान का नाम बनाया। उसके बाद में करीब 10-12 साल उसके साथ काम करने के बाद में वो अपना एक शक्ति हार्डवेयर किया, उसके बाद शक्ति शिपिंग खोला, फिर और भी कुछ शक्ति का ये किया। बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो कोई बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। इवन आज जो क्या है कि सब हम लोग से बात करता मेल में करता है। उसको क्या है कि जब वो आया था तो उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, शशि को। आज हमसे करस्पॉन्डेंस करता है तो वो मेल में करस्पॉन्डेंस करता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ने का कोई एज हो, तो आपको सीखने का कोई एज हो। कुछ नहीं पढ़ा, आप 25 साल में, 30 साल में, अभी तो केरला में प्राइम मिनिस्टर एक अवार्ड दिया था। 96 ईयर्स का एक लेडी अपना 5वीं क्लास का एग्जाम पास किया। उसका टारगेट था कि हम 10वीं पास करेगा। 96 ईयर्स में पढ़ा लिखा नहीं, इसीलिए कोई एज पार नहीं होता। कहीं भी कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है, कैरियर स्टार्ट कर सकता है, बट आपको खुला मन से सोचना चाहिए। अंडमान में तो स्पेशली यहाँ में तो क्या है कि आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा हर किसी से, आपका फैकल्टी मेंबर से, आपका लेक्चर से, आपका एचओडी से, आपका प्रोफेसर से, अड़ोस पड़ोस से, सब जगह से हेल्प मिलेगा। यहाँ हेल्प करने के लिए लोग तत्पर रहता है। मेले में क्या पड़ोसी को कोई जानता नहीं है कौन मेरा पड़ोस में है, इसीलिए हेल्प आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आपको फाइनेंशियल एज वेल एज मॉरल सपोर्ट देने के लिए हर कोई मिलेगा आपको। यहाँ एंटरप्रेन्योर या अपना कैरियर स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट लोकेशन है। बताइए बस कोई एनीवन? आप बताइए।
एक बुरा वक्त तो बोल नहीं सकता, मैंने कभी बुरा वक्त देखा नहीं है। भगवान की इच्छा से हम जो चाहा वो होता गया, क्योंकि हमारा लगन उसमें था, इसलिए बुरा वक्त तो था नहीं। मोटिवेट यही किया कि अच्छा खासा सरकारी नौकरी था, ये फिक्स इनकम था, काम कुछ नहीं है। हमारे पेरेंट्स के कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स भी थे, तो उसमें कुछ शाम को जाके काम भी करता था। तो एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट इसीलिए नहीं लगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ होता नहीं था, बहुत कम होता। उसमें आप खुद काम करेगा तो मेरे लिए कुछ मिलेगा, अगर हम हाथ में रख के खड़ाएगा तो उसका सैलरी भी नहीं निकलेगा। तो ये हम लोग का मिट्टी में एग्रीकल्चर का इतना स्कोप आपको दिखाई नहीं थी, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में गया नहीं और अपना ध्यान अपने काम पे फोकस लगाया। तो ऐसा कोई बुरा वक्त लाइफ में कभी देखा नहीं है, क्योंकि बुरा वक्त क्या है मेरे को नहीं पता। मेरी रिक्वायरमेंट मेरे वक्त के हिसाब से, अगर हमारी 10,000 की सैलरी थी तो हमने अपना खर्चा 5,000 में फिक्स कर लिया कि इससे ज्यादा मैं मेरा खर्चा नहीं करूँगा। मेरा आमदनी 1 लाख हुआ तो मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 20,000 से ऊपर खर्च नहीं करूँगा। मेरी आमदनी 10 लाख हुआ तो मैंने फिक्स कर लिया कि मैं अपने ऊपर में 1 लाख से ऊपर खर्चा नहीं करूँगा। तो इसलिए अपने आप को आपको कंट्रोल करना कि आपके आमदनी का अंदर जीना सीखना है। जो आपका प्रिंसिपल साहब हो, लेक्चर साहब हो, अगर 3 लाख रुपए सैलरी लेता तो उनका भी सेविंग 50,000 ही बचेगा, बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल उस तरीके से, उनका माइंडसेट उस तरीके से कि हमको इतना आएगा तो वो हिसाब से जीना पड़ेगा। वही जगह में जो 20,000 रुपये में काम करता है वो भी 2,000 रुपये बचा लेता है अपना क्या नाम है से, क्योंकि आपका आमदनी को, आपको खर्च को, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, और कोई एनीवन? मैं विदा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप इतने अपने बच्चों के बीच में आके अपनी बात रखने का मौका देने वालों को, पोडियम के अंदर सारे बाकी आप लोगों को इसके और कभी फिर से मौका मिला तो मैं फिर से एक नई चैप्टर के साथ आपके पास इसके अलावा आप कभी भी किसी को कोई एंटरप्रेन्योर में सहायता की जरूरत है, कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आना, मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकता है। अंडर माय एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स तो स्कीम्स खुला है। एक बात को हम बताना भूल गए, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन को हमेशा से हिंदुस्तान में क्या है कि जो भी बिजनेसमैन को लोग क्या है कि अच्छा बिजनेस नहीं दिखता है, इनको बोलता है कि ये लोग क्या नाम अपने बेनिफिट के लिए काम करता है या चोरी करता है, अपलोड करता है, तो हम लोग एक सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता है। बट हम आपको प्राउड से बोल रहे हैं, आई फील प्राउड इन दैट आई एम द नेशन बिल्डर। अगर हम नहीं, नॉट ओनली चंद्रशेखर से, दिस इज कंस्ट्रक्टर्स, मीन्स कंस्ट्रक्टर है तो दुनिया है। आपका ये कॉलेज बना है तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर बना है, कोई इंजीनियर है उसमें, कंस्ट्रक्टर में कोई वर्कर्स है, लेबर्स है। तो हमारे बिना दुनिया नहीं है। आपका जट्टी बना है, हमने बनाया, आपका जहाज को बनाया, हमने बनाया, आपको करंट दे रहे हैं, हमने बनाया। तो जो कंस्ट्रक्टर्स है ना, दे आर द नेशन बिल्डर्स, दे आर द वर्ल्ड बिल्डर्स। तो उनको ड्यू रिगार्ड कब मिलेगा मेरे को नहीं पता है, बट आई फील प्राउड कि मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ। तो मेरे से जो बन पाता है देश के लिए, आइलैंड डेवलपमेंट के लिए, मैं जरूर करता हूँ। उसमें वो इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई जगह गलतियां होता होगा, बट इंटेंशनली कोई गलत नहीं करेगा तो उसको सीना तान के कोई भी फील्ड में खड़ा होकर बोल सकता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया और हमने देश के लिए किया। डेफिनेटली देश के लिए करता है तो हमारा एक अपना प्रॉफिट भी रहता है, अपने लोगों को पालने का। मेरे पास में 100 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, 100 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हम टाइम टू टाइम क्या नाम है, साल में 6 महीना 8 महीने के लिए बिहार से, बंगाल से मंगाता है, वो 8 महीना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वापस चले जाता है। क्योंकि ये रोड का काम या कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ में नवंबर से शुरू होता है, मई में खत्म होता है। तो एक 100 फैमिली को और भी मैं चला रहा हूँ, 200 अंडमान जैसे छोटा जगह में 200 फैमिली चलाने का मतलब है 800 फैमिलीज, मेरे फैमिलीज नहीं, लोग मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैं उनको देख के अपना मोटिवेशन ज़्यादा आता है कि मेरे को और ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। थैंक यू सो मच। 1 मिनट रुकिए। I would request Dr. Manu and Harshvardhan, member of ICT, to please come on stage and इधर सर कोई छोटा सा मोमेंटो ब्रेक टीम की तरफ से। उधर से आइए, उधर से आइए, यहाँ सामने नहीं आइए।
Thank you so much, sir. I would request all the students to please give him a standing ovation. A huge round of applause for Chandrasekhar, sir. Please have a seat. Thank you. उनको लगा कि मेरे लिए कविता कभी था नहीं, मैं अपना कल खुद बना सकता हूँ. We had lot of functions here in this auditorium, but I must confess that the number of questions we had today was commendable. And हर छोर से सवाल आ रहे थे, इससे पता चलता है कि knowledge is one thing which you gain from your education, but wisdom and the experiential learning जो आप जिंदगी से सीखते हैं, उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती. और सर ने अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह आप सभी के सामने रखा और सभी बच्चों ने, मुझे लगता है कि एक चीज़ सर के जीवन से या सर के जो कर्म पथ से जो सीखा होगा वो है कि अपने आप में भरोसा. कुछ चीज़ें जो सर ने बताई मैं थोड़ा सा रीट्रेट कर दूं कि जो सोच है आपकी, वो सोच विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे ओनली डू द सेम थिंग डिफरेंटली. आपको लीक से अलग सोचना, करते वही है आप जो सब करते हैं, लेकिन लीक से अलग सोचना बहुत बड़ी बात है. अपने आप में भरोसा रखना, लगन से काम करना, द परसिवरेंस what you should have actually makes you and leads you to the path of success. लोकल रिसर्च बहुत ज़रूरी है when you talk about entrepreneurship. अपनी जगह को जानना, क्या परेशानी है, क्या लूपहोल्स है, क्या चीज़ में आप एक बेटर सोल्यूशन दे सकते हो अपने लोगों को. समाज से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. एंड अबव ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकिंग एटीट्यूड. सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकारी नौकरी को छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट करना कोडवेयर के लोगों के लिए इट्स लाइक अ नाइटमेयर. व्हेन वी डू अ सर्वे कि लोग बच्चे बाहर क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे बिजनेस में क्यों नहीं जाते, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए. बीटेक इंजीनियर, एमटेक इंजीनियर इज सर्विंग एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आज के लिए. तो हमारा ये सर्वे इज एन आई ओपनर. हमने एक सर्वे किया था जहाँ पे हमने देखा कि बच्चे इंजीनियर बन जाए, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर बन जाए, पीएचडी कर ले, लेकिन पुलिस कांस्टेबल बनना पसंद करते हैं, ट्रैफिक पुलिस बनना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां 20 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में एक पेंशन गिरता रहेगा. तो ये जो एटीट्यूड है, दिस आइज हैज टू बी ब्रोकन. एंड चंद्रशेखर सर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो हम इनकी जीवन से शिक्षा ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि कैसे, जैसे कई एग्जाम्पल सर ने बताया, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, रितेश अग्रवाल जो ओयो ग्रुप्स के हैं, अडानी साहब, ये लोग अभी मैनेजमेंट स्कूल गए ही नहीं, अगर कॉलेज नहीं है, बट दे आर रिनाउंड एंड प्रोक्लेम्ड एंटरप्रेन्योर्स. सो ऐसा नहीं है कि आपका ये बैकग्राउंड होने से ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. इट्स ओनली दैट यू शुड हैव अ रिस्क टेकिंग एटीट्यूड एंड हाउ यू टेक डिफरेंटली ऑन अ गिवन प्रॉब्लम. इंस्टाग्राम इट्स अ बिग हिट क्योंकि उनको लगा कि यूथ को अपना चेहरा देखकर अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत पसंद है. सो इंस्टाग्राम मतलब इट वाज अ किक स्टार्ट बिग सक्सेस. सो दैट्स हाउ यू शुड आइडेंटिफाई कि क्या आसपास हमारे बीच, हमारे आगे पीछे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और अपने आप में भरोसा. और माँ बाप, इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है. सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान को हम देखते नहीं, हम जिसको भी मानते हैं हमको दिखता तो नहीं है. माँ बाप से बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती इस जीवन में. तो अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने आप पे भरोसा रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़े.